आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यह डीएम स्टडी सेंटर क्लास जो है आपको प्रत्येक दिन सीरीज वाइज क्लास पढ़ाया है और भारतीय राज्य व्यवस्था का अभी तक हमने आपको बता दें कि आपको भारत का संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक की क्लास समाप्त किए हैं, जिसमें आपको वीडियो 1 से लेकर वीडियो 5 तक की क्लास 6 तक के वीडियो मिलेंगे और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपका बिहार दरोगा की तैयारी हो, बिहार दरोगा यानी एसआई की तैयारी हो, या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इस सभी एग्जाम्स के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यही डीएम स्टडी सेंटर के चैनल के माध्यम से आपको सारा तैयारी निःशुल्क कराया जा रहा है। तो आप देर न करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, ठीक है। और शुरू से लास्ट तक की आज की क्लास बहुत ही शानदार होने जा रहा है आप सभी लोग के लिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितनी अधिनियम है उसको कवर करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक के आप बने रहिएगा और एक एक अधिनियम को आप अपने पेन कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत की सामना करना नहीं पड़ेगा। बस केवल रिवीजन करना है और एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, घबराइए बिल्कुल नहीं और यहाँ से आपकी अपनी तैयारी पूर्णतः कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आज की क्लास में पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़ेंगे, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 पढ़ेंगे, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ेंगे, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे। इतना क्लास आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आप देर न करें, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हर एक टॉपिक का फायदा उठाइए। तो चलिए अब क्लास की इधर हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो अभी क्लास जो हम लोग का स्टार्ट होगा वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारतीय संविधान के विकास में हमने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चार्टर एक्ट 1853 तक की क्लास आपको वीडियो नंबर 1 से लेके 6 तक में पूरे क्लास आपको मिल जाएंगे जो प्लेलिस्ट में जोड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम आज एक ही वीडियो में आपको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता नियम अधिनियम 1947 तक की कवर करेंगे, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक के बने रहिएगा और क्लास की फायदा उठाइएगा, कॉपी पेन सामने में लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा, तो आपको जो है ज्यादा सुविधा मिलेगा तैयारी के दौरान। ध्यान दीजिएगा, अभी जो है भारत शासन अधिनियम 1858 यानी सन 1858 के पश्चात जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो हुआ भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था इसकी बात हम लोग ध्यान देंगे कि इसका भारत शासन अधिनियम 1858 का जो मुख्य उद्देश्य था कि 1857 के विद्रोह जो हुआ था उस विद्रोह को फिर इस तरह का पुनरावृत्ति न हो उसको रोकना था, यानी 1857 के विद्रोह को रोकना था, ठीक है। इतना बात को आप अच्छा से लेक्चर के रूप में समझिए और नोट कीजिए। तो भारत शासन अधिनियम में 1857 के विद्रोह को फिर दोबारा ऐसा घटना घटित न हो इसके लिए यह भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम की विशेषता क्या था, इस अधिनियम 1858 के अधिनियम की विशेषता की बात करते हैं, ठीक है। इनकी विशेषता क्या था, इस विशेषता को हम लोग अच्छा से जानकारी करेंगे, ठीक है। विशेषता इनका क्या था ध्यान दीजिएगा। तो इसके तहत भारत का शासन सीधे जो था, भारत में जो शासन था वह सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। क्या कहाँ चला गया, तो महारानी विक्टोरिया जो है
महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया, कॉपी जरूर रखिएगा, सामने में नोट कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास आप सभी प्रतियोगिता भागी के लिए है, ठीक है, कि महारानी विक्टोरिया के अधीन जो है शासन चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के नाम को क्या कर दिया गया, पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल का जो पद था, ठीक है, गवर्नर, इस अधिनियम में फिर क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का जो पद था, पद नाम को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। बदलकर भारत का वायसराय किया गया। क्या किया गया, तो पद को बदलकर अब बोला गया कि अब भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है, समझिए। तो बोला गया कि आप जो है अभी ध्यान दीजिए, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका क्या था कि इसमें 1857 के जो विद्रोह हुआ, उसको उस तरह की घटना फिर घटित विद्रोह न हो, उसको रोकने के लिए लाया गया, उसकी कमियां को दूर करने के लिए लाया गया। और उसके बाद इसकी जो विशेषता क्या था कि महारानी विक्टोरिया को जो है शासन जो है महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का पद का नाम को बदल दिया और भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। उसके बाद क्या हुआ, हम एक एक पॉइंट को सब्जेक्टिव क्लास के रूप में हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, फायदा आप ही लोग को होगा। नोट नहीं कीजिएगा फिर बाद में आप पछताइएगा। ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व जो है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, ठीक। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इसको नोट में लिख लीजिए, नोट में खूब अच्छा से नोट दे के लिखिए और याद कीजिएगा, ठीक है, कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने, ठीक है, समझिए। अब आपसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद नाम बदला गया, तो वह था हमारा भारत शासन अधिनियम 1858। फिर पूछा जाएगा कि भारत का वायसराय नाम किया गया यह किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आगे अब ध्यान देते हैं हम लोग। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि इस अधिनियम ने 3 मंत्रिमंडल, इस अधिनियम में क्या हुआ कि 3 मंत्रिमंडल, इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया। नियंत्रण बोर्ड था, ठीक है, और उसके बाद निदेशक कोर्ट था, निदेशक कोर्ट। इसको क्या कर दिया गया कि समाप्त कर दिया गया।
समाप्त किया गया। ठीक, और समाप्त करके क्या लाया गया पता है? तो यह द्वंद्व शासन प्रणाली का अंत कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि द्वंद्व शासन जो था, द्वंद्व शासन प्रणाली, द्वंद्व शासन प्रणाली को क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया, प्रणाली को अंत किया गया। ठीक है, और एक नए पद के रूप में भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया। यानी आप ध्यान दीजिएगा कि यह नियंत्रक बोर्ड, ध्यान दीजिए, इस नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त करके फिर द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त करके क्या किया गया कि एक नए पद का निर्माण किया गया, यानी नए पद का सृजन किया गया। एक नए पद का, एक नए पद का क्या हुआ? सृजन हुआ। एक नए, सृजन मतलब समझे ना, बनाना, नया पद बनाया गया, सृजन किया गया। वह पद कौन था? ध्यान दीजिएगा, तो वह पद का जो नाम था भारत के राज्य सचिव। नया पद जो बना भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव पद का निर्माण किया गया। ठीक, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह जो है भारत के राज्य सचिव, यह भारत में जो प्रशासन पर जो पूरा नियंत्रण किया जाएगा वह इसमें किया गया। और यह सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। यह सचिव किसका कैबिनेट का सदस्य था? तो ब्रिटिश सदस्य का। नोट करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सदस्य, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश संसद के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, समझ गए? आगे ध्यान दीजिए, भारत सचिव की सहायता के लिए जो है, भारत सचिव की सहायता के लिए क्या किया गया उस पर ध्यान दीजिए। तो भारत की सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना किया गया। 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना किया गया। और इस परिषद का मुख्य कार्य क्या था कि भारत सचिव को भारत के शासन कार्यों में परामर्श देना, सलाह देना। ठीक है, यानी क्या हुआ कि भारत के राज्य सचिव का गठन किया गया, नया पद बनाया गया, उसमें 15 सदस्य को जोड़ा गया। यह 15 सदस्य का जो कार्य क्या था कि क्या कार्य था कि भारत के राज्य सचिव को हम लोग को कार्य में सलाह देना है, बताना है। ठीक है ना। और अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत राज्य सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। मतलब राय भी देना है, विचार भी देना है, लेकिन इस बात को भी ध्यान देना है हम लोग को, लेकिन अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के जो विषय में भारत सचिव जो है, भारत परिषद की राय
ध्यान दीजिएगा। अपनी राय को मानने से क्या कर देते थे, इनकार कर देते थे। ठीक है, अपनी राय को मानने से वो उन्होंने क्या किए, इनकार कर दिए। ठीक, आगे समझिए। इस परिषद का मुख्य कार्य सचिव को भारत के शासन कार्यों में परामर्श देने की बात बताया गया था। ठीक, 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा, अपने अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा, मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, इस तरह से जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1858 की टॉपिक समाप्त होता है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह आप आसानी से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किस अधिनियम के तहत 1857 के विद्रोह के पुनरावृत्ति को रोका गया, तो आप आंसर दीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। उसके बाद पूछा जाएगा कि महारानी विक्टोरिया की शासन उनके सीधे हाथों में चला गया, यह किस अधिनियम के प्रावधान में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 में। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। अब आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक होगा हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, वो टॉपिक है हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिए, समझिए, सुनिए, लिखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए एकदम फाउंडेशन बैच जो कहते हैं ना, वह फाउंडेशन बैच इसी को कहते हैं कि एक एक टॉपिक को आप लोग को कवर कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आप इस डीएम स्टडी चैनल को अपनाइए और इसका सदस्य बनिए, है ना। ध्यान दीजिए, अब 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में 2 कारण से विशेष महत्व रखता है। ठीक है, यह भारत शासन अधिनियम जो है, भारत परिषद अधिनियम 1861, यह जो है संवैधानिक विकास के इतिहास में 2 कारणों से जो है महत्वपूर्ण, 2 कारण है इसका। कितना कारण है, तो इसका 2 कारण से जो है, 2 कारण से महत्वपूर्ण है। कौन कौन कारण है, तो पहला कारण है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसको लिखाएंगे नहीं, इसको सुनना है, समझना है। ठीक है, तो पहला कारण क्या था, पहला कारण, इसका 2 कारण बताया गया, तो पहला कारण क्या था, दूसरा कारण क्या था, ध्यान दीजिए। तो इस अधिनियम के पहला कारण में है, ध्यान दीजिएगा, कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया और गवर्नर जनरल की विधायी शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। यानी पहला जो हमें पॉइंट मिला कि विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया, ध्यान दीजिए।
और दूसरा जो था कि प्रांतीय विधान परिषद को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? प्रारंभ किया गया। ठीक है, यानी प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। आगे समझिए दूसरा पॉइंट जो हम लोग के लिए है कि इसमें क्या हुआ? विधि का निर्माण अधिकार प्रदान किया गया। विधि यानी कानून, विधि का निर्माण का प्रदान किया गया। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग को समझना है, सुनना है, ध्यान दीजिएगा। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। ठीक है, आगे समझिए कि क्या हुआ आगे कि गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार हुआ। क्या हुआ? इसका विस्तार हुआ। ठीक है, विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेष, इसमें क्या किया गया कि विधि विशेषज्ञों के रूप में एक 5वां सदस्य को इसमें शामिल किया गया। इसमें फिर क्या किया गया कि विधि विशेषज्ञ को क्या कर दिया गया के रूप में एक पांचवा सदस्य शामिल किया गया। एक 5वां सदस्य को क्या किया गया? को शामिल किया गया। शामिल किया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त थी और इस उद्देश्य से केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य को नामांकित किए गए। उसके बाद क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय विधानमंडल, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य, तथा अधिकतम जो है 12 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्य को नामांकित किए गए। और इन नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य जो थे गैर सरकारी थे। इस नामांकित सदस्य में से क्या थे? आधा से ज़्यादा, यानी आधे सदस्य जो थे, आधे सदस्य जो थे वह गैर सरकारी थे, गैर सरकारी के रूप में थे। ठीक है, तत्कालीन वायसराय, उस टाइम के जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में निम्नलिखित 3 भारतीयों को नियुक्त किया। तो उस समय के जो तत्कालीन वायसराय जो थे, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने क्या किए कि 1862 ईस्वी में एक नवगठित केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया। क्या किया? नवगठित केंद्रीय विधान परिषद का क्या किया? गठन किया। ठीक है, और इसमें 3 भारतीयों को नियुक्त किया। इसमें क्या किया गया कि 3 भारतीयों को
नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। समझ गए? 3 भारतीयों को जो है नियुक्त किया गया। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और बनारस के राजा देवनारायण सिंह तथा सर दिनकर राव, ये 3 जो भारतीय थे वो कौन कौन थे? तीनों को नाम आप लोग जान लीजिए, सही रहेगा। एक थे आपका पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह थे। दूसरा फिर बनारस के जो राजा थे वो थे देवनारायण सिंह थे। ठीक है। और तीसरा जो थे वो थे हमारे सर दिनकर राव। ठीक है। तो इस तरह से जो थे आपको बता दें कि यह तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में एक नवगठित केंद्रीय विधान परिषद का गठन किए, जिसमें 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव को। ठीक। और लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई मद्रास की विधान परिषद को कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की शक्ति भी प्रदान किया गया। ठीक है। तो क्या किया गया कि इस अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास, ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि बम्बई प्लस मद्रास, ठीक है, बम्बई और मद्रास, ठीक, में कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की शक्ति को क्या कर दिया गया, प्रदान किया गया। तो क्या किया गया इसमें, शक्ति, कानून बनाने और शक्ति, कानून बनाने की शक्ति को क्या कर दिया गया, शक्ति को प्रदान किया गया, शक्ति को प्रदान किया गया। ठीक है, इस तरह से समझना है। अगर ऐसे कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हम लोग को किसी तरह की कोई परेशानी होगा। ठीक है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति किया गया। देखिए एकदम सब के सब अभी एक एक नियम आपको आ रहा है ना, कि गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, गवर्नर जनरल को अध्यादेश, यही है फाउंडेशन क्लास, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, शक्ति प्रदान की गई, ठीक है, शक्ति को क्या किया गया, प्रदान किया गया। उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए भी इस अधिनियम में निम्नलिखित 3 कमियां रह गया। तीनों कमियां के बारे में आप लोग जान लीजिए। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, ठीक है, वे न तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और न ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। ये पहला कमी था। दूसरा कमी क्या था उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या था कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद को पारित किसी विधेयक के विशेषाधिकार को नहीं किया जाएगा। उसके बाद का जो प्रावधान था क्या, उसको ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती है, यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से अभी जो है, अब हम लोग अभी जस्ट आपका आया भारत परिषद अधिनियम 1861 समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। ध्यान दीजिएगा, अब जो आगे जो टॉपिक होगा उसके बारे में अब हम लोग को समझना है। अगला टॉपिक जो है हम लोग का
भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, एक एक टॉपिक पे बात किया जा रहा है, कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जा रहा है क्योंकि सिलेबस हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर एक बार आप फाउंडेशन बैच अच्छा से पढ़ लेते हैं तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अब ये टॉपिक हम लोग के लिए हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। मतलब गैर सरकारी जो सदस्य से, ध्यान दीजिएगा, जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सॉरी, समाप्त नहीं किया गया, क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। गैर सरकारी सदस्य जो थे उनको क्या किया गया? तो बढ़ा दिया गया। उनकी संख्या को क्या किया गया? तो संख्या को जो है बढ़ाया गया। ठीक है, और बहुमत सरकारी सदस्य को ही, बहुमत जो था वह सरकारी सदस्यों का ही रहता था। मतलब सबसे ज़्यादा संख्या में जो रहते थे वह सरकारी कर्मचारी ही रहते थे। ठीक है, आगे समझिएगा। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त, केंद्रीय विधानसभा जो थे, केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त जो है, केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या, जो, ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक 16 निश्चित किया गया। मतलब केंद्रीय विधानसभा में जो अतिरिक्त मनोनीत होकर जो सदस्य आएंगे उनकी संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की रहेगा। इसमें से 10 सदस्य की संख्या जो होगा गैर सरकारी होना आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ है जो 16 सदस्य होगा तो 16 में से जो है ना कम से कम 10 सदस्य जो होंगे, यह 10 सदस्य यह गैर सरकारी होंगे, यह अवश्य है। मतलब यह जरूरी है कि यह गैर सरकारी ही होंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो गैर सरकारी के सदस्य होंगे उनकी जो चुनाव होगा, नियुक्ति जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे कि उसकी नियुक्ति कैसे किया जाएगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि विधान परिषद की शक्ति में वृद्धि किया गया। अब सदस्यों को जो है आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति दिया गया। अब जो है ध्यान दीजिएगा, सदस्य को आर्थिक नीति तथा बजट पर जो है बहस करने तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हो गया। ठीक है, और 21 अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1992 के तहत।
परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर ही प्रश्न पूछने का भी अधिकार था। मतलब जनहित मामला में अब सब ऐसा ना कि कुछ पूछने लगिएगा, यह भी नहीं है। निर्वाचित पद्धति का आरंभ किया जाना और इस अधिनियम की एक मुख्य विशेषता जो था कि प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा रूप से निर्वाचित किए जाते थे। तो इस बात को जो है आप लोग अब नोट कीजिए। ठीक, एक एक पॉइंट आप लोग को नोट कराया जा रहा है हमारे प्रिय प्रतियोगिता भागी, इसको अब नोट कीजिए। निर्वाचन पद्धति, ध्यान दीजिए, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, ठीक है। और भारतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी सदस्य, नगरपालिका, उसके बाद जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह भारत परिषद अधिनियम 1892 की टॉपिक था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसको आप इस रूप से पढ़िएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो हम बताएंगे कि भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत दिया गया। अब आगे जो टॉपिक हम लोग का होगा उस टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ध्यान दीजिएगा, आगे जो हम लोग का टॉपिक होगा उस टॉपिक को नोट करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ेंगे। अगर इस तरह से ईमानदारी पूर्वक अगर तैयारी किया जाए, एकदम लिख कर देते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़ी लाइन, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को नोट कर लीजिए कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछा है, आप सेट बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। उस टाइम जो थे लॉर्ड मार्ले, ध्यान दीजिएगा, यह लॉर्ड मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड
इंग्लैंड में जो भी त्रुटि हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे सब लोग, ठीक है। इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय भी थे। लॉर्ड मिंटो जो है, लॉर्ड मार्ले जो है, यह भारत में वायसराय भी थे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार का जो लक्ष्य था कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना। यह मार्ले जो है, यह भारत परिषद अधिनियम जो है 1892 में जो त्रुटि रह गया उसी को दूर करना, ठीक है। मुस्लिम अल्पसंख्यक को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना। इस लाइन को अच्छा से सुनिए फिर से कि मार्ले मिंटो का जो लक्ष्य था कि जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है उसकी कमी को दूर करना है, और इसमें जो है मुस्लिम, ध्यान दीजिएगा, इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि किया, और केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या जो था वो क्या कर दिया, 16 से 60 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, तो 16 से 60 कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम के केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखने के लिए प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति किया गया। इसमें दोनों स्तर पर, विधान परिषद पर भी चर्चा और कार्यों की प्रतिनिधि को बढ़ाया गया, और प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि किया गया, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय वायसराय को गवर्नर कार्यपालिका की परिषद तथा एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी किया गया, और इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली भी लागू किया गया, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। ध्यान दीजिए, लॉर्ड मिंटो को, इस बात को याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बता दे कि अभी ये हमारा टॉपिक 1909 भारत का परिषद अधिनियम 1909 भी समाप्त हुआ। तो अभी हमने जब क्लास स्टार्ट किया था तो आप लोग को चर्चा किए थे कि भारत शासन अधिनियम 1858 से लेके
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 कवर करेंगे इस क्लास में, लेकिन यह हम देख रहे हैं कि क्लास आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको देखने में परेशानी होगी। ठीक है, तो इन कारणों से जो है हम अभी आपको बता दें कि अभी हम जो आपको क्या क्या पढ़ा दिए उसको एक बार जिक्र कर देते हैं। अभी हम आपको 1858 के अधिनियम पढ़ा दिए, फिर 1861 के अधिनियम पढ़ा दिए, फिर आपका 1892 के अधिनियम पढ़ा दिए, और उसके बाद जो है फिर हम 1909 की अधिनियम पढ़ लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 अधिनियम अभी इस वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है ध्यान दीजिएगा, आपका 1919 और 1935 और 1947 ये जो है आपको सेकेंड वीडियो में अपलोड किया जाएगा। ये आपका फर्स्ट वीडियो होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, और इसका सेकेंड ईयर हो जाएगा। यानी 1919 और 1935 1947 मानिए कि आपका HW है, इसको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, इस तरह से वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोग को कोर्स कंप्लीट होगा, सब कंप्लीट होगा, आसानी से होगा, बस इंजॉयफुल पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों के लिए 1919 और 1935 और 1947 के अधिनियम लेकर आते हैं। धन्यवाद।